आज के मुख्य समाचार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के 81 वर्षीय भाई पर दुष्कर्म के आरोप। केशव चौहान का कांग्रेस सरकार पर आरोप। शिमला में प्रॉपर्टी टैक्स प्रणाली में बड़ा बदलाव। ओकओवर से रवाना की तंबाकू मुक्त युवा अभियान रैली। हिमाचल में ड्रिंक एंड ड्राइव पर चलेगा डंडा। महिला कांग्रेस का तीखा हमला। सेंट एडवर्ड स्कूल ने नशे के खिलाफ दौड़ का आयोजन किया। स्कूलों में हर महीने होगी आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल। हिमाचल में बढ़ते विवादों पर जनता की चिंता। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एक बार विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं, जब उनके सगे भाई पर एक युवती के साथ दुष्कर्म का संगीन आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर शारीरिक शोषण किया। यह मामला राज्य में राजनीतिक भूचाल ला सकता है। इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पार्टी की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देती है, उसी पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी के परिवार से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। भाजपा का महिला सशक्तिकरण केवल दिखावा साबित हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि शिकायत दर्ज कर ली गई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। नमस्कार, जय भवानी। मैं रोमित सिंह ठाकुर। साथियों, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण खबर हमने देखी, और ये दुर्भाग्य इस हिमाचल प्रदेश के लिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी, उनके बड़े भाई राम कुमार बिंदल जी 84 वर्ष की उम्र है और अपनी पोती समान युवती के साथ दुराचार के आरोप में वो गिरफ्तार है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार इस हिमाचल प्रदेश के पूरे देश भर में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक पोती समान युवती के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बड़े भाई दुराचार के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, वो इस हिमाचल प्रदेश के लिए वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि अगर ये घटना किसी और पार्टी के व्यक्ति के द्वारा की जाती तो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा और इनके सभी मोर्चा सड़कों के ऊपर वो पूरी तरीके से आंदोलन के ऊपर उतर आते हैं। लेकिन आज जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के भाई का मामला सामने आया है तो भाजपा चुप है, और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का यह मानना है कि इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यह घटना भारतीय जनता पार्टी को भी कलंकित करती है। और जो ये महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा गली गली में देते फिरते हैं, ये उस नारे को भी कलंकित करने वाला कांड ये भारतीय जनता पार्टी के नेता के माध्यम से हुआ है। तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के माध्यम से मेरा ये कहना है कि डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, वो तुरंत इस्तीफा दें और उस बेटी के लिए न्यायिक जांच निष्पक्ष तरीके से हो, ये हमारी मांग है। जय भवानी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजधानी शिमला स्थित ओकओवर से तंबाकू मुक्त युवा अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चलते फिरती आईसीयू जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस 26 एम्बुलेंस को भी प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी
उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने उपस्थित लोगों को नशे को जड़ से खत्म करने की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। तंबाकू मुक्त युवा अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाना और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित करना है। इसके बाद मुख्यमंत्री करसोग के लिए रवाना हो गए। वहीं राजधानी शिमला के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता रैलियों का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों ने पोस्टर, नारे और स्लोगन के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल को समाज के विभिन्न वर्गों से सराहना मिल रही है और उम्मीद की जा रही है कि यह अभियान युवाओं को नशे से दूर रखने में एक अहम भूमिका निभाएगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी तंबाकू का सेवन नहीं करूँगा तथा ना ही किसी प्रकार के नशे का मैं अपने परिवार, समाज और देश को तंबाकू और नशे से मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं यहाँ भी शपथ लेता हूँ कि भारत सरकार द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए बनाए गए कानूनों का पालन करूंगा तथा अपने परिवार मित्रों और समाज के लोगों को भी इन कानूनों का पालन करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं हूँ कि मैं अपने विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यस्थल को तंबाकू और नशे से मुक्त रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। हेल्थ सिस्टम में हमने कहा है कि जो हेल्थ का सेक्टर है उसकी प्रायोरिटी हमारी सरकार की है और निश्चित रूप से अभी हमने 200 डॉक्टरों की भर्ती की, स्पेशलिस्ट की भर्ती की, मेडिकल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं और ये लेटेस्ट एडवांस्ड 26 एम्बुलेंस सारे विभिन्न बीएमओ ऑफिस में भेजी गई है और सब जगह अब हमारे जो एम्बुलेंसेज है एडवांस उसमें कुछ जगह अगर कहीं रह गई होगी तो उसको भी पूरा किया जाएगा और युवा नशे से दूर रहे, तंबाकू से दूर रहे। इस सिलसिले में एक आज जागरूक रैली का भी आयोजन किया गया है और उस आयोजन के माध्यम से युवाओं को तंबाकू मुक्त और नशे से मुक्ति के लिए इस प्रकार का आयोजन आज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में त्योहारी सीजन के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अब पुलिस सख्ती से पेश आएगी। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर विशेष ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान शुरू करने के आदेश दिए हैं। त्योहारों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए हर रोज शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक राज्य भर में विशेष चेकिंग नाके लगाए जाएंगे। हर संदिग्ध वाहन चालक की एल्को सेंसर और अन्य माध्यमों से जांच भी की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना, 6 महीने तक की जेल या दोनों सजाएं दी जा सकती है। यदि कोई चालक पुलिस कर्मियों से उलझता है तो उसका मेडिकल करवाकर तुरंत FIR दर्ज की जाएगी। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ चालान काटना नहीं बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। शराब के नशे में वाहन चलाना खुद और दूसरों की जान को जोखिम में डालना है। प्रदेश वासियों से अपील है कि त्योहारों का जश्न मनाएं पर जिम्मेदारी के साथ। शहरों के मुख्य बाजार, हाईवे, वेस्ट चौराहे, पर्यटन स्थलों के आसपास नाके लगाए जाएंगे। प्रदेश भर के सभी थानों को पर्याप्त संख्या में एल्को सेंसर उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि हर संदिग्ध चालक की तुरंत जांच की जा सके। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी को नशे में वाहन चलाता देखे तो नजदीकी पुलिस थाने या हेल्पलाइन पर तुरंत सूचना दे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि
पंचायती राज चुनाव करवाने से भाग रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब जनता का सामना करने से डर लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। केशव चौहान ने कहा, कांग्रेस सरकार केवल झूठे वादों के सहारे सत्ता में आई थी, लेकिन अब तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। पंचायत चुनावों में हार के डर से सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। हिमाचल की जनता अब कांग्रेस का असली चेहरा पहचान चुके हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को वित्तीय सहायता और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली जैसे कई वादे किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार हार के डर से पंचायती राज चुनाव टालना चाहती है। झूठी गारंटियों को देकर सरकार सत्ता में आई, जनता उन्हें आईना दिखाने वाली है। मुद्दा चाहे 1500 रुपये महिलाओं को देने का हो, मुद्दा चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का हो, गोबर खरीदने का हो, दूध खरीदने का हो, या अन्य मुद्दे जो इन्होंने 10 गारंटियां दी थी, आज जनता उन्हें उसका हिसाब देने वाली थी। लेकिन पंचायती राज चुनाव को ये आगे ले जाकर या इसे टालकर इससे बचना चाहती है। सरकार और प्रशासन के बीच में समन्वय बिल्कुल नहीं दिखता। आज अखबार में खबरें पढ़ने को मिलती है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम चुनाव कराने को तैयार है, क्योंकि चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। उधर इनके चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि डीसी, उनके अनेक जिलों के डीसी ने अनुरोध किया है कि अभी पंचायती चुनाव टाले जाए, और उधर मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी कह रहे हैं कि अभी ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई। मुझे लगता है कि सरकार, प्रशासन और चुनाव आयोग के बीच में बिल्कुल भी तालमेल नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है कि ये सरकार है, ये अपने उपायुक्तों को, अपने चीफ सेक्रेटरी को दबाव में लाकर इस प्रकार के बयान देने को मजबूर कर रही है। 3 महीने पहले ये कैसे कह सकते हैं कि 3 महीने में सड़कें नहीं खुलेगी? चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि सड़कें नहीं खुलने वाली। तो मुझे लगता है कि सरकार बचना चाहती है, क्योंकि जनता उन्हें आईना दिखाने वाली है। तो मेरी सरकार से अपील है कि वो समय पर चुनाव करवाएं, और जो जनता का हक है पंचायती राज का, उसे उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि कोरोना के समय में आपने देखा होगा, जब पूरा विश्व इस बीमारी से ग्रस्त था, तब भी भारतीय जनता पार्टी की श्रीमान जयराम जी की सरकार में चुनाव समय पर हुए, और 1995 से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव समय पर ना हुए हो। तो मेरी अपील है सरकार से कि वे निश्चित समय पर पंचायती राज चुनाव करवाएं। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों को आपदा के प्रति सजग और सशक्त बनाने के लिए हर महीने विशेष मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बैग फ्री दिवस के अवसर पर यह अभ्यास नियमित रूप से होगा, ताकि बच्चों को आपदा प्रबंधन के मूल सिद्धांत सिखाए जा सके। हाल ही में हुई भारी बारिश और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। कुछ स्कूलों में दीवारों में दरारें तक आ गई थी। सौभाग्य से उस समय स्कूल बंद थे, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इन घटनाओं को देखते हुए शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि बच्चों को आपदा से निपटने के लिए तैयार करना जरूरी है। मॉक ड्रिल के दौरान छात्रों को न केवल स्वयं को सुरक्षित रखने, बल्कि अन्य साथियों की मदद करने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही फायर यंत्रों का उपयोग, आपातकालीन रास्तों की पहचान और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने जैसे जरूरी अभ्यास भी कराए जाएंगे। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें और स्कूल स्तर पर आपदा प्रबंधन टीम का गठन करें। यह टीम किसी भी आपदा की स्थिति में छात्रों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, जानकारी देने और सहायता पहुंचाने का कार्य करेगी। उच्च शिक्षा निर्देशक गोपाल चौहान ने बताया कि विद्यार्थियों को आपदा के प्रति जागरूक करना समाज की सुरक्षा में निवेश जैसा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को जागरूक कर हम न सिर्फ उनका बल्कि पूरे समाज का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। ये बच्चे आगे चलकर समाज को भी आपदाओं के प्रति जागरूक करेंगे। इसके लिए स्कूलों में अग्निशमन विभाग, SDRF और NDRF की मदद भी ली जाएगी, ताकि प्रशिक्षण व्यवहारिक और प्रभावी हो। बैग फ्री दिवस के दिन इन गतिविधियों को प्रमुखता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में उस समय सियासी भूचाल आ गया जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
राजीव बिंदल के भाई रामकुमार बिंदल को 25 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। विशेषकर महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। महिला कांग्रेस की ओर से कहा गया कि यह घटना प्रदेश को शर्मसार करने वाली है और बीजेपी की महिला सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले दावे खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है, लेकिन जब बेटियों की सुरक्षा की बात आती है तो धरातल पर कुछ नजर नहीं आता है। अब तो नारा होना चाहिए बीजेपी से बेटी बचाओ। महिला कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन की कार्यवाही की सराहना करते हुए कहा कि रामकुमार बिंदल की गिरफ्तारी तथ्यों के आधार पर हुई है और यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलत नहीं किया होता तो गिरफ्तारी होती ही नहीं। हिमाचल प्रदेश के एक 25 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का जो आरोप लगा है उससे दिखाई नहीं देता है। इस घटना से सभी महिलाओं में आक्रोश है और मैं पुलिस विभाग का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया। और मैं मांग करती हूँ कि उस बेटी के साथ जिसके साथ ये अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। उसने हिम्मत दिखाई। बहुत कम महिलाएं होती हैं जो हिम्मत करके आगे आती हैं और मैं मांग करती हूँ कि उस बेटी को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में फिर कभी भी किसी भी बेटी के साथ इस तरह का मामला जो है पेश ना आए। तो मैं आज पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और भाजपा के नेत्रियों से कि वो आज खामोश क्यों हैं। एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति के परिवार से अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं बाकियों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसमें जो अध्यक्ष हैं उनको क्या पार्टी से हटाएंगे या उनके पद से हटाएंगे, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और जो पीड़ित लड़की है उसके साथ महिला कांग्रेस खड़ी है उसको न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि हमेशा से महिला कांग्रेस ने जब भी कहीं भी किसी भी लड़की के साथ, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी जात धर्म की हो, महिला कांग्रेस हमेशा से पीड़ितों को खड़ी रही है। और आज का हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का यही मकसद था कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा समय समय पर परिलक्षित होता रहा है और मैं ये भी मुझे और आप सभी ने देखा होगा कि एक मैं क्या गिनाऊं, आप देखिए चाहे वो प्रज्वल था, चाहे वो और भी इतने सारे, अंकिता भंडारी का केस था, कुलदीप सेंगर का था, ये भाजपा के ही इसमें क्यों इन्वॉल्वमेंट होती है। उन्होंने उनके बजाय पीड़िता के पक्ष में खड़े होने के वो लोग हमेशा से उनको बचाने में लगे होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम और आप सबके सामने है। तो मैं पूछना चाहती हूँ क्या नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इस्तीफा देंगे? क्योंकि कतरी और करनी वो दिखाई देनी चाहिए, तभी समाज में एक संदेश जाएगा। केवल नारों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काम चलने वाला नहीं है। अब तो एक ये मुझे लगता है ये नारा बनाना चाहिए कि भाजपा से बेटी बचाओ।
और उस बेटी को ज़रूर न्याय मिलेगा। हम सब लोग उस बेटी के साथ हैं। कानून ने अपना काम किया है, पुलिस विभाग ने बड़ी अच्छी तरह से अपना कार्य करते हुए उसको गिरफ्तार किया है और अब हम उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और हमारा एक फोकस ये रहेगा कि उस बेटी को सुरक्षा जरूर मिलनी चाहिए। शिमला नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स वसूली प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब संपत्ति मालिकों को पूरे साल के बजाय दिन या महीनों के हिसाब से भी टैक्स बिल जारी किए जाएंगे। इस नई व्यवस्था से उन लोगों को खासा फायदा होगा जो वित्तीय वर्ष के बीच नई संपत्ति खरीदते, बेचते या जिनकी इमारतें साल के अंत में पूरी होती हैं। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने बताया कि इसके लिए नया उपयोग सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जिसमें टैक्स से जुड़ी जानकारियों को अपलोड किया जा रहा है। नए साल से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। वर्तमान में अप्रैल में सभी को पूरे वित्तीय वर्ष का टैक्स बिल जारी किया जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की बिल्डिंग दिसंबर में तैयार होती है तो उसे भी अप्रैल से मार्च तक का पूरा टैक्स देना पड़ता है, लेकिन नई व्यवस्था के तहत ऐसे मामलों में केवल निर्माण पूर्ण होने के बाद के महीनों जैसे दिसंबर से मार्च तक का टैक्स देना होगा। इससे न केवल करदाताओं को राहत मिलेगी बल्कि नगर निगम के राजस्व में भी पारदर्शिता के चलते बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही संपत्ति खरीद बिक्री के बीच की अवधि तक ही टैक्स देना होगा जिससे टैक्स की गणना अधिक न्याय संगत हो जाएगी। नगर निगम टैक्स चोरी रोकने के सर्वेक्षण भी कर रहा है। इसके तहत घर घर जाकर संपत्तियों के आकार और उपयोग की जानकारी जुटाई जा रही है। टैक्स चोरी करने वालों को जल्द ही नोटिस भेजे जाएंगे। फिलहाल शिमला शहर में 31,600 भवन मालिकों से टैक्स वसूला जा रहा है। इनमें से करीब 8,000 लोगों ने अब तक टैक्स जमा नहीं किया है। 31 अक्टूबर तक टैक्स जमा न करने पर ऐसे मालिकों पर 5% पेनल्टी भी लगाई जाएगी। शिमला स्थित प्रतिष्ठित सेंट एडवर्ड स्कूल ने अपने स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नशे के खिलाफ एक जागरूकता दौड़ का आयोजन किया। इस आयोजन में एडवर्ड संघ के अध्यक्ष राजीव सूद ने मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम के विशेष रूप से जस्टिस दीपक गुप्ता की उपस्थिति भी रही। दौड़ की शुरुआत हाईकोर्ट परिसर से हुई और इसका समापन स्कूल के ग्राउंड में हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 150 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दौड़ का उद्देश्य युवाओं में नशा विरोधी जागरूकता फैलाना और उन्हें स्वास्थ्य एवं खेल की ओर प्रेरित करना है। राजीव सूद ने जानकारी दी कि स्कूल ने 9 मार्च 2025 को अपने 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इस ऐतिहासिक अवसर पर कई खेलकूद एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इन आयोजनों में विशेष रूप से फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और दौड़ प्रतियोगिताएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नशे से लड़ने के लिए सिर्फ कानून नहीं बल्कि जागरूक, फिट और प्रशिक्षित युवा पीढ़ी की आवश्यकता है। खेल और दौड़ जैसी गतिविधियां इस दिशा में बेहद प्रभावी माध्यम है। राजीव सूद ने यह भी बताया कि सेंट एडवर्ड स्कूल पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसका उद्देश्य है कि एक हमारा जो स्कूल का है वो 100 साल पूरे हुए हैं, तो एक हर्ष का विषय है और इसलिए हमने एक सेंटेनियल जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं ये सेंट एडवर्ड स्कूल की, जो कि आज से शुरू हुई है। पहले तो जैसे फाउंडर्स डे जो था वो हमने 9 मार्च को वैसे उसकी कर ली थी और बेसिकली हमने काफ़ी श्रृंखला में अपना क्रिकेट टूर्नामेंट भी किया है, फुटबॉल का टूर्नामेंट भी किया है। तो एक मैं समझता हूँ कि सेलिब्रेशन के साथ एक सोशल कॉज भी होना चाहिए। तो एक मैसेज देना चाहते थे कि जिस तरह से ड्रग्स का जो प्रभाव जो है वो स्कूल के बच्चों में, छात्रों में भी आ चुका है, तो एक एंटी ड्रग जो है वो हमने मैराथन तो नहीं कह सकते, एक रन किया है जिसमें अवेयरनेस की हमने चेष्टा करी है कि अवेयरनेस आगे से आगे तक पहुँचे। हाँ जी, बहुत हमारे ओल्ड बॉयज़ भी आए थे। अगर जो आप देखें तो कुछ लोग शिकागो से आए हैं, चेन्नई से आए हैं, गोवा से आए हैं, हमारे लोकल शिमला के काफ़ी लोग हैं, उन्होंने भी भाग लिया है और पूरे एंथुजियाज्म के साथ यहाँ पे दौड़ लगाई है। पूरा ग्राउंड का चक्कर भी लगाया पूरा का पूरा, जो पुरानी यादें जो हैं, जो यहाँ पे इस मैदान पे जब हम सारे के सारे छात्र जो है जब स्पोर्ट्स डे होता था या कोई एक्टिविटी होती थी यहीं पे दौड़ लगाते थे, उसका भी याद ताज़ा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बढ़ती अपराध और हिंसा की घटनाओं को लेकर आम जनता के बीच भारी असंतोष और चिंता देखने को मिल रही है। शिमला में हिमदर्शन चैनल के द्वारा नागरिकों से खुलकर बातचीत की गई।
खुलकर बातचीत में लोगों ने अपनी राय रखी और प्रदेश में बिगड़ते हालातों को लेकर सवाल भी खड़े किए। लोगों ने कहा, हिमाचल जैसे शांत और शिक्षित राज्य में छात्र संगठनों के बीच बढ़ते टकराव, महिलाओं की असुरक्षा और बच्चों के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाएं राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। बातचीत के दौरान लोगों ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में एबीवीपी और एसएफआई के बीच हुए टकराव का जिक्र करते हुए कहा कि यह घटना केवल छात्र राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि प्रदेश में शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ने वाला संकेत भी है। लोगों ने मांग की कि सरकार को कड़े कानून लागू करने चाहिए और शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मुझे इसमें यही कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ता ही है, लेकिन लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए किसी भी नागरिक को। जहाँ तक युवाओं की बात है, विश्वविद्यालय में हाल ही में ऐसी घटना हुई है, तो ये बच्चों के बीच में जो ये टकराव या झगड़े हैं, इसी कारण वहाँ पर चुनाव जो है वो पीछे पोस्टपोन हो गया। लगभग 1-10 से वहाँ चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये लोग विचारधारा को अपनाएं और लड़ाई में ना जाएं और चुनावों में हिस्सा लें, चुनावों में हिस्सा लेकर के हमारी, क्योंकि वहाँ पर नेता उभरेंगे, नेता निकलेंगे। आज भी प्रदेश सरकार हो, विपक्ष हो, बहुत से लोग हमारे वहाँ से निकले हैं। इवन राष्ट्रीय स्तर पे हमारे नड्डा जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, आनंद शर्मा जी हैं, और आज के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सुक्खू जी स्वयं हमारे वहाँ विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और यहाँ से निकले हैं, और से बहुत से नाम हैं। मुझे तो इतना ही कहना कि विचारधारा का आदान प्रदान जो है होता रहना चाहिए, लेकिन झगड़े अच्छे नहीं। झगड़ों के कारण ही चुनावी प्रक्रिया रुकी, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है कि हमारे चुनावी वजह से जो लोग इतने निकल के बाहर आने थे, वो इस लड़ाई झगड़ों की भेंट चढ़ रही है सारी चुनावी बातें। और जो युवा है, जो आगे हमारा नेतृत्व आने वाला कल में, इन्हीं लोगों को हमारा नेतृत्व करना है, इन्हीं लोगों को प्रशासन चलाना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो विश्वविद्यालय में डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हैं, या कोई जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, या और कोई डिबेट्स होती है, डिक्लेमेशन टेस्ट होते हैं, मतलब बच्चों को ऐसी चीज़ों में बिजी करना चाहिए ऐसे, और उनको जो है क्लासरूम में भी और जहाँ भी मौका मिले उनको जो है किसी की काउंसलिंग जैसी होनी चाहिए, और पेरेंट्स की भी मीट समय पर करते रहना चाहिए, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए, और शहर के नागरिकों को भी उसमें अगर बीच में कभी साल में 1-2 बार ऐसी बैठकें कर लें, क्योंकि बच्चे भी पढ़ने आते हैं, लड़ने नहीं आते हैं, पर जो लड़ाई कर लेते हैं वो लड़ाई ना हो, उसके लिए मुझे समझता है कि हमें ये कुछ ना कुछ अपने लेवल पे कुछ करना चाहिए। क्योंकि जहाँ महाविद्यालय होगा, जहाँ विश्वविद्यालय होगा, वहाँ तो युवा ही होंगे, और जब युवा होंगे तो उनको सही दिशा देने का काम हमें करना है। उसमें प्रदेश सरकार को भी रुचि लेनी चाहिए। और जैसे पिछले दिनों से राज्यपाल जी नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं, और हमें तो युवाओं को बड़े एक कंस्ट्रक्टिव उसमें लगाना है, ताकि वो सही दिशा में चलें और पढ़ाई करें, चुनावों में हिस्सा लें, और इन्हीं में से अच्छे अधिकारी और नेता निकलें। मेरा तो यही सुझाव है, इसमें मैं यही कह सकता हूँ। समाज में इस तरह की चीज़ों की कोई जगह नहीं है, ना ही होनी चाहिए। कानून को अपना काम करना चाहिए और सख्ती से करना चाहिए। ये सिर्फ प्रदेश की बात नहीं है, सारे देश में भी आप देखो, और कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, और अखबारों की सुर्खियों में ऐसी घटनाएं रहती हैं। और इसके लिए अगर सीधा जो है, वो तो यही मैं कह सकता हूँ कि वो सरकारें हों, और चाहे केंद्र में हों, प्रदेश में हों, या सामाजिक संगठन हों, और जो कानून हैं हमारे, उनकी ठीक से उनका लागू होना बड़ा ज़रूरी है। ये बातें अच्छी नहीं है। आप कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी कोई बात आती है, बेटी के लिए हम सब बात करते हैं, और सबके घर में बेटी है, हमारे घर में भी बेटियां हैं। तो हमें इन चीज़ों पे बड़ा अच्छी बात नहीं है, इसको मैं समझता हूँ। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी ढंग से जो बातें हैं, वो भी सरकारों को ही पग उठाने हैं। और उसके लिए भी मेरा सुझाव वही है, जैसे मैंने युवाओं के बारे में कहा, कि समय समय पर वर्ष में क्वार्टरली, हाफ ईयरली वरिष्ठ लोगों को संगठन, कितने सोशल NGOs हमारे काम कर रहे हैं, उनके पदाधिकारियों को लो, और कभी राज्यपाल उनको संबोधित करके उनके अंदर अवेकनिंग लाएँ, कभी सरकार ऐसे अरेंजमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करे, स्टेट लेवल पे करे, और वो जो कॉलेजेस हैं और उसमें हमारे जो विश्वविद्यालय, वहाँ पर ऐसी बातें हों कि अवेयरनेस एंड द लॉ इज़ देयर, वी नो, और लॉ के मुताबिक ही समाज भी चलता है, सरकारें भी चलती हैं। जो ये घटनाएं हुई हैं, इसको हम अच्छा नहीं मानते, और आगे ना हो उसके लिए प्रभावी जो है ढंग से काम होना चाहिए।